प्रोटीन है अपना वो जेनेटिक मटेरियल है। यानी आज हम प्रूफ करेंगे कि भाई किसने प्रूफ किया था कि भाई जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में या प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है। तो ठीक है, अपन जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे ना वो क्या है, वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ठीक है। तो और इसमें जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर परफॉर्म किया था वो माइस था। ठीक है, अब ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने लिए 2 स्ट्रेन। और कौन से 2 स्ट्रेन लिए? एक तो उसने आर स्ट्रेन लिया, एक उसने लिया एस स्ट्रेन। कौन कौन से? आर और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन से मतलब था कि एक तो उसने रफ स्ट्रेन यूज किया है, एक उसने किया है स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, अब रफ और स्मूथ दोनों में क्या डिफरेंस था? तो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने ये भी परफॉर्म किया था कि भाई जो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं वो चीज वायलेंट है या नहीं, या नॉन वायलेंट है। उसने ये भी उसने चेक किया था कि भाई जो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं वो वायलेंट है या नॉन वायलेंट है। ठीक है, चलो। तो उसने जो रफ स्ट्रेन, जो स्मूथ स्ट्रेन था ना, उसमें कैप्सूल लाइक कोड प्रेजेंट था, मतलब ये कैप्सुलेटेड था, म्यूकस का कोड प्रेजेंट था। किसका कोड प्रेजेंट था? म्यूकस का। और इस म्यूकस के कोड के कारण जो जैसा वो दिख रहा था स्मूथ स्ट्रेन, वो था शाइनी, यानी म्यूकस के कारण वो चमक रहा था। चलो ठीक है। और आर स्ट्रेन कैसा था? वो नॉन कैप्सुलेटेड था। कैसा? नॉन कैप्सुलेटेड। अब जब उसके ऊपर कैप्सूल ही नहीं है, म्यूकस का कोड एब्सेंट है, तो वो शाइन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो रफ है, नो म्यूकस कोड। चलो ठीक है मैम, फिर जब उसने वो स्ट्रेन लिए तो उसमें से क्या प्रूव करना चाहा? तो देखो, जब उसने ये 2 स्ट्रेन लिए, जो स्मूथ स्ट्रेन था ना अपना वो वायलेंट था, यानी इसके कारण डेथ होगी। वायलेंट का मतलब है डेथ कॉज करेगा ये। और जो रफ स्ट्रेन था ना वो नॉन वायलेंट था। क्या था? नॉन वायलेंट, यानी इसके कारण डेथ नहीं होगी थी। चलो ठीक है, उसने 2 स्ट्रेन ले लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। एक बार इस चीज को देख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी इसने 4 टाइप से कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक है, अब क्या? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हम इसको डिप्लोकोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लो। ठीक है, ये चीज तो मैंने बता दी कि भाई 2 स्ट्रेन लिए थे, आर स्ट्रेन लिया था, एस स्ट्रेन लिया था। तो उसके बाद उसने क्या किया? उसने 4 में से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। पहला क्या? पहला उसने स्मूथ स्ट्रेन लिया। ठीक है कि मैंने पहला उसने स्मूथ स्ट्रेन लिया। उसके बाद उसने क्या किया? इसको माइस में इंजेक्ट किया। अब जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो उसने क्या देखा कि इसके कारण ये डेथ होगी माइस की। मतलब ये तो वायलेंट है तभी तो डेथ होगी, अगर कोई चीज वायलेंट नहीं होगी तो कैसे डेथ कॉज करेगी? तो ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन के कारण अपनी डेथ हो गई है। सेकंड उसने लिया रफ स्ट्रेन। ठीक है, उसने रफ स्ट्रेन लिया, फिर उसने माइस को इंजेक्ट किया। अब उसने देखा कि यहाँ पे जो अपना माइस है ना वो सर्वाइव कर रहा है, लाइफ है यानी सर्वाइव कर रहा है। तो ये नॉन वायलेंट हो गया।
देखा कि अभी भी सर्वाइव कर रहा है, तो मतलब ये भी नॉन वायलेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस हीट टिल्ट का क्या मतलब है? हीट टिल्ट का मतलब है हम इतना तो हाईएस्ट टेम्परेचर दे कि कोई सेल है जो किसी पे वो उसकी डेथ हो जाए। आप इतना ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो कि सामने वाला ना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हीट टिल्ट बोलते हैं, यानी टेम्परेचर से डेथ कर देना। और अब आपका ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो जब आपने स्मूथ स्ट्रेन लिया था तब तो माइस की डेथ हो गई थी, बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि माइस सर्वाइव कर गया? तो देखो क्या हुआ, ये बताऊंगी। फिर आपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, इसमें क्या किया, आपने हीट टिल्ट लिया प्लस स्मूथ स्ट्रेन लिया प्लस रफ स्ट्रेन लिया। अब अपन दोनों स्ट्रेन यूज कर रहे हैं, उसको माइस में कर दिया इंजेक्ट। ठीक है, अब ये डेथ हो गई माइस की, यानी अब तो ये हो गया वायलेंट। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम सोच रहे होगे कि मैम ठीक है यहाँ पे तो एस स्ट्रेन में यहाँ पे तो देखो एक बार डेथ हो गई थी, आर स्ट्रेन में सर्वाइव कर रहा था, अब यहाँ पे आपने आर स्ट्रेन किया तो माइनस से वो सर्वाइव कर गया, ऐसा क्या हुआ? तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो अपना आर स्ट्रेन है, सॉरी स्मूथ स्ट्रेन है, इसके पास कैप्सूल है, यानी कैप्सुलेटेड है, यानी कवर है। कवर है किससे? म्यूकस के कोट से, म्यूकस कोट से। अब तुम्हारे दिमाग में क्या होगा कि यार जब स्मूथ स्ट्रेन दे रहे थे तो वो सर्वाइव इसलिए कर रहा था कि उसके पास म्यूकस की कोट थी, हीट टिल्ट था, ठीक, हीट टिल्ट करने के बाद भी जो एस्ट्रेन की म्यूकस कोट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई, पर जैसे ही अपन ने हीट टिल्ट दिया, एस्ट्रेन दिया, आर स्ट्रेन दिया तो उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्या हुआ? तो मैं बताती हूँ, एक बार इसको देख लीजिए ऐसा क्या हुआ, कि सस्पेंस रखना भी जरूरी है। तो देखो इससे क्या होता है कि अभी जो अपन ने देखा कि यार फ्रूट के लिया अपने मीटर उसकी डेथ हो गई, जो कैप्सूल था अपना स्मूथ स्ट्रेन के पास वो ट्रांसफर हो गया किसको? आर स्ट्रेन को। अच्छा, मतलब जो आर स्ट्रेन के पास कैप्सूल था वो स्मूथ स्ट्रेन को ट्रांसफर हो गया, सॉरी जो स्मूथ स्ट्रेन के पास कैप्सूल था वो आर स्ट्रेन को ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण से जो अपना माइस है वो वायलेंट हो गया। मतलब कुछ तो ट्रांसफर हुआ है। तो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, मैंने आपको उसका मोटो ही नहीं बताया कि अपन एक्सपेरिमेंट है वो क्यों कर रहे थे, तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये पता लगाने के लिए कि जो बैक्टीरिया है, एविडेंस था ये ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अपन किसको प्रूफ कर रहे थे कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, और वो क्या ट्रांसफर हुआ है? कैप्सूल, जो किसका है? एस्ट्रेन का था, किसको ट्रांसफर हुआ है? आर स्ट्रेन को। ठीक है, ये हमें लग रहा है कि कैप्सूल ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि आर स्ट्रेन और अपने स्मूथ स्ट्रेन देखा कि दोनों सेम है, कोई डिफरेंस है, इससे डिफरेंस कहा था म्यूकस और नॉन म्यूकस की जो कोट थी इसके ऊपर, इससे अपन ने एज्यूम किया कि जो ट्रांसफर हुआ है ना वो कैप्सूल है। चलो ठीक है, मैंने ये आपने बता दिया। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, सिर्फ ये था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है? कैप्सूल की हुई है, बट नॉट कंफर्म। ठीक है, अब कंफर्म नहीं था तो इसको भी प्रूफ नहीं माना गया। फिर एक और फैसला इस चीज को प्रूफ करने के लिए कौन आते हैं? सेकंड अपने एफी मैककॉर्ड, मैककार्टी। ये तीनों मिलकर क्या प्रूफ करते
ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब ये किस बेसिस पे प्रूफ कर रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो उसने ऐसा कि शायद जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैप्सूल है, बट वो कंफर्म नहीं था, क्योंकि वो कंफर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर स्ट्रेन को ना मीडियम में ग्रो करवाया, कल्चर मीडियम में, आर स्ट्रेन ग्रोइंग कल्चर मीडियम। अब अपन को पता तो ये लगाना था ना कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो स्मूथ, जो स्ट्रेन है उससे कैप्सूल ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन के अंदर इन्होंने भेजा स्मूथ सेल का डीएनए, स्ट्रेन का डीएनए, यानी वो जो कैप्सूल थी वो, दैट इज कैप्सूल। फिर क्या था कि जो आर स्ट्रेन था, अब उसके पास क्या हो गया, कैप्सूलेटेड। अब तुम सोचोगे तो मैम इससे प्रूफ कहाँ होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? अपन को तो प्रूफ ये करना है कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये सब ठीक है कि आप कैप्सूल ट्रांसफर कर रहे हो। अब अपन तो मेन ये है ना कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। अब आपको पता है सपोज डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो जब डीएनए को अपन एंजाइम लेंगे अपना डीएनए, तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, नो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ कि मैम ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि अगर डीएनए को डीएनए से एंजाइम से अपन क्लीव करवा देंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा ही नहीं। इफ अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ तो, अगर सपोज प्रोटीन है अपना वो जेनेटिक मटेरियल हुआ तो अपन को प्रोटीन है तो अपन प्रोटीएज देख लेते हैं कि वो क्लीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसने कट कर दिया, कट हो गया अपना, तो ये भी नॉट ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। बट इस टाइप से डीएनए तो ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि अपन प्रोटीन को कट करें तो डीएनए कैन ट्रांसफर। तो अपन ने देखा कि जो डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए अपन ने बोला कि जो डीएनए है वो अपने जेनेटिक मटेरियल। एक इस एक्सपेरिमेंट को देख लो, फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को करते हैं। चलो ठीक है, ये था कि अभी डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल हो गया है प्रूफ। ओके, अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, कौन आता है? तो हर्शे एंड चेज। अब हर्शे एंड चेज किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं टीटोबैक्टीरियोफाज के ऊपर, क्योंकि अभी भी इनको ऐसा था कि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, इनको पर्टिकुलर एविडेंस नहीं मिला है। तो इनको एविडेंस देना था कि जो डीएनए है वो ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटीन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने टीटोबैक्टीरियोफाज लिया जो एक वायरस है, ठीक है। इसको इन्होंने किसमें इन्फेक्ट किया था? बैक्टीरिया में, यानी ई कोलाई में। आपको पता है जो ई कोलाई है वो बहुत फास्टली मल्टीप्लाई करती है, फास्टली डिवाइड करेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मैंने टीटोबैक्टीरियोफाज क्यों लिया? बिकॉज इसके पास डीएनए प्लस प्रोटीन है, और हमें यही प्रूफ करना है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है वो डीएनए हो रहा है या प्रोटीन हो रहा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए अपन को क्या है, रेडियो एक्टिविटी को यूज करना होगा। बिना रेडियो एक्टिविटी के अपन को पता कैसे लगेगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है वो डीएनए है या प्रोटीन है? तो अपन ने एक फॉस्फोरस का कंपाउंड लिया, एक सल्फर का कंपाउंड लिया, ठीक है। इसको तो 32 से लेबल किया, इसको 35 से लेबल किया। इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। तो ये 35 है, सल्फर का कंपाउंड है और फॉस्फोरस का कंपाउंड है। सल्फर
एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि भाई एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। अभी देखो अच्छे ना चीज है ना, ये एक्सपेरिमेंट 3 प्रोसेस में कंप्लीट किया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन के बाद, ठीक है मैम, इन्फेक्शन के बाद उन्होंने करवाई ब्लेंडिंग। हम बोलते ना यार कि उसको अच्छे से ब्लेंड कर दो, सेम वैसे वाले ब्लेंडिंग करवाई उन्होंने ब्लेंडर की मदद से। उसके बाद क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उन्होंने ये 3 प्रोसेस की। अब आते हैं अपन एक्सपेरिमेंट की ओर। देखो आपको पता है उन्होंने लिया था एक वायरस जो था P2 बैक्टीरिया। आपको पता है कि तो प्रेजेंट हो कैसे होगा, ठीक है। चलो और अपन ने क्या लिया था, एक ई कोलाई की है अपने पास, ई कोलाई है, ओके। ये हो गया कौन, अपना ई कोलाई यानी बैक्टीरिया हो गया, और ये हो गया अपना T2 बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। चलो और ये सपोज सल्फर से रेडियोलेबल है और ये है फॉस्फोरस से रेडियोलेबल है, ओके मैम। अब क्या होता है, अब आपको फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप होगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है T2 बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा ई कोलाई को, तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा। ये इसका तो दे दे अंदर आएगा, ओके मैम। और सेम प्रोसेस जिसके साथ होगी तो ये कर दिया अपन ने इन्फेक्ट, किसको T2 बैक्टीरियोफाज को ई कोलाई के अंदर अपन ने कर दिया इन्फेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई थी ब्लेंडिंग। अब आपको पता है कि ई कोलाई के अंदर जो T2 बैक्टीरियोफाज है उसका पूरा डीएनए आ गया पूरा, ये हो गया इसका ये हो गया। अब क्या होगा, अब प्रोसेस में क्या होगा, मैंने बताया आपको जो वर्ड स्टेप है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें रिजल्ट मिलेगा, अपन इसको रोटेट कर रहे हैं, इस सेटलमेंट के लिए कोई चीज है वो सेटल हो जाए। तो अपन ने देखा कि इसके अंदर क्या हुआ, अब देखो ये था अपना फॉस्फोरस वाला, बट जो अपना सल्फर था ना उसमें जो रेडियोएक्टिविटी आ रही थी वो सेल के अंदर से, मतलब जो ई कोलाई थी उसके अंदर से नहीं आ रही थी, वो अपना जो सुपर नेक्टेड था उसके अंदर से आ रही थी। वाइल इसके अंदर क्या था कि जब ये रेडियोएक्टिविटी आ रही थी वो किससे आ रही थी, इनसाइड द ई कोलाई, होना कि रेडियोएक्टिविटी। तो ये तो अपना फॉस्फोरस से रेडियोलेबल था, ये अपना सल्फर से रेडियोलेबल था,
तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि जो डीएनए है एक जेनेटिक मटेरियल एंड वो ट्रांसफर होगा वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ना कि प्रोटीन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट ने 100% प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वो ट्रांसफर होगा।